औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जन्नत के पत्ते, जैसा निम्र अहमद ने तहरीर किया है, अब इसका अगला हिस्सा पढ़ते हैं। जहां ने बताया था हया को कि वो डरता तो सिर्फ फुरकान मामू और साइमा मामी के सिवा किसी से नहीं। तब समुंदर की एक तेज लहर आई और उनके कदमों को भिगोकर वापस पलट गई थी। ओह, फुरकान मामू की बेटी की मंगनी हो रही है, उसे अचानक याद आया था। हया हैरत से रुक कर उसे देखने लगी। इरम की? कब? किससे? कल रात मामी का फोन आया था मामी को। उन्होंने बताया था फंक्शन तो मालूम नहीं कब है, अलबत्ता रिश्ता तय हो गया है। मगर किससे? फुरकान मामू के किसी दोस्त की फैमिली है। ज्यादा तफसील मुझे नहीं मालूम। मूशा ने उचका कर बोला। वो दोनों फिर से चलने लगे। इरम नहीं मानी होगी, ताया ने जबरदस्ती की होगी। मैं यही सोच रही थी। तुम्हें पता है जहान, अम्मा अब्बा और ताई की बड़ी ख्वाहिश थी कि इरम का रिश्ता रुहेल से हो। अब पता नहीं ताई ने कहीं और क्यों कर दिया रिश्ता। मगर रुहेल तो... वो कुछ कहते कहते एकदम रुका। जिंदगी में पहली बार उसे लगा कि जहान के लबों से कोई बात गैर इरादी तौर पर फिसली थी। मगर रुहेल क्या? वो अचानक उसे देखने लगी। रुहेल की तो भी काफी स्टडीज रहती है। वो बात बदल गया तो वो शर्तिया कह सकती थी। रुहेल की पढ़ाई खत्म हो चुकी है। जब मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगी वो तभी आने वाला होगा। जवाबन जहान ने गहरी नजर उस पर डाली। तुम्हारा रुहेल से रब्ता है जहान? तूने एक दफा बताया था कि तुम लोग इन टच हो। उसने पुरानी उलझन को अल्फाज पहना दी। हाँ, कभी कभी बात हो जाती है। मैं इससे मिला था अमेरिका में। अच्छा, कब? उसने तो नहीं बताया। वो खुशगवार हैरत से उसे देखने लगी। पुरानी बात है, 3 साल तो हो ही गए हैं। उषा ने उठकर बोला। उसे बहुत हैरत हुई थी। एक तो पता नहीं इसके घर वालों को हर बात अपने तक महदूद रखने की आदत क्यों थी। अभी पाकिस्तान में इसने अम्मा से सिकंदर अंकल के केस का पूछा तो उसे मालूम हुआ कि अम्मा अब्बा को तो सब पता था और अब रुहेल जहान से मिल भी चुका था, मगर उसने कभी नहीं बताया। आज तो वो रुहेल से जरूर पूछेगी। इसने तहैया कर लिया था। लहरें इसी तरह उमट उमट कर इनके पैर छू रही थी। जहान, तुमने कभी सीप चुने हैं? यहाँ सीप होते हैं? वो जरा हैरान हुआ। हाँ, तुम्हें नहीं पता? आओ सीप चुनते हैं, इनसे मोती निकलेंगे। वाकई? अब देखते हैं कि तुम्हारा मोती निकलता है या नहीं। वो चैलेंजिंग अंदाज में मुस्कुराती आगे बढ़ गई। इन दोनों को एक एक सीप मिली। हया ने दूर बैठे टेरेस की टोली से एक बड़ा छुरा लिया। वो फ्रूट काटने के लिए लाए थे और जहान के पास वापस पत्थरों पे आ बैठी। पहले इसने सीप खोली, वो खाली थी। नलसिक पे कतरे लगे हुए थे। इसने मायूसी से छुरा जहान की तरफ बढ़ा दिया। जहान ने ब्लेड सीप के खोल के दरस में रखकर एहतियात से उसे काटा और किताब के मानंदों से खोल लिया। हया ने गर्दन आगे करके देखा। नलसिक के खून आलूदा लेथरे के एन ऊपर कतार में मटर के दानों जितने 3 सफेद मोती जगमगा रहे थे। वो मुतैयर सी इन चमकते मोतियों को देख रही थी। जहान ने छुरी की नोक से मोती उखाड़े, उनको पानी से धोए और जेब से एक टिश्यू निकालकर उनमें लपेटा। ये तुम्हारे हुए। इसने टिश्यू हया की तरफ बढ़ा दिया। इसने धीरे से नफी में सर हिलाया। तुम इतने कीमती मोती किसी दूसरे को कैसे दे सकते हो? वो अभी तक इसी लम्हे के जेर असर थी। लड़कियों के शौक होते हैं, मैं इनका क्या करूंगा? वो लापरवाही से बोला। तुम्हें नहीं मालूम कि अगर ये बाहर गुल के निकलते थे इसके लिए कितने कीमती होते? इसकी जिंदगी का वाहिद मसला मोती है जो इसकी सीप से कभी नहीं निकलते। इसने बेदिली से टिश्यू तान लिया। अपने निकले मोतियों से ज्यादा खुशी कोई शय नहीं दे सकती थी। शाम में वो आयशा की लैपटॉप के सामने बैठी रुहेल से स्काइप पे बात करती। जहान दोपहर में ही वापस चला गया था तो वो इसके बाद सीधी घर आ गई थी। जब तक रुहेल ऑनलाइन नहीं हुआ सोचती रही थी कि 3 साल पुरानी बात रुहेल ने क्यों नहीं बताई। 3 साल पहले क्या कभी किसी ने इशारे कनाइयों में भी बताया कि अभी सभी का बेटा मिला था? इसकी हर सोच का जवाब नफी में था। 3 साल पहले इनकी जिंदगी में क्या हो रहा था? वो शरिया लॉ के दूसरे हाल में थी। इनके एक दूर के चचा की शादी हुई थी और रुहेल ने एक दिन बहुत हंगामी अंदाज में कॉल करके अब्बा से पैसे मांगे थे। वो एकदम से चौंकी। 3 साल कबल एक दिन रुहेल का अचानक फोन आया था। इसने अब्बा से 2 या 3 लाख रुपए मंगवाए थे। अब्बा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे वाकई जरूरत है। और हर क्यों के जवाब में वो यही कहता कि पाकिस्तान आकर बताऊंगा। हया को इसकी परेशानी देखकर पक्का यकीन था कि इसने किसी दोस्त की कोई शय गुम कर दी है और इसकी कीमत भरने के लिए मांग रहा है।
फिर पता नहीं रुहेल ने अपा को वजह बताई या नहीं, मतलब सारे मामले को दोबारा याद करते हुए वो सोचने लगी क्या इन दो वाकयात का कोई बाहमी ताल्लुक था। सीधा साधा पूछा तो रुहेल शायद छुपा जाए, सुई से अंधेरे में निशाना बांधना पड़ेगा। रुहेल ऑनलाइन आ गया था और अब इसका चेहरा स्क्रीन पर नजर आता। रस्मी बातों के बाद इसने बगैर किसी तमीज के पूछा, तुमने जहान का कौन सा नुकसान भरने के लिए अब्बा से पैसे मंगवाए थे? लम्हे भर को तो रुहेल को समझ भी नहीं आया कि वो क्या कह रही है। फिर वो जरा हैरत से बोला, ये तुमसे किसने कहा? तुम मेरे पहले सवाल का जवाब दो। तुमसे जहान का कोई नुकसान हुआ था ना जब वो तुम्हारे पास अमेरिका आया हुआ था? तुमने अब्बा से पैसे मंगवाए थे? अंदर ही अंदर वो खुद भी गड़बड़ाई थी, क्या पता ऐसी कोई बात ही ना हो। तुमसे ये जहान ने कहा है? वो चंबे से पूछा था। जिसने भी कहा हो तुम मेरे सवाल का जवाब दो। रुहेल और चंदा में खामोशा जैसे शेर बने हो। तुम जान से क्यों नहीं पूछ ली थी? वो सब कुछ बता चुका है, मगर तुम से इसलिए पूछ रही हूँ ताकि ये जान सकूं कि मेरा भाई मुझसे कितना झूठ बोल सकता है। साइकोलॉजी में क्या कि इसने रुहेल के चेहरे को देखा, वहां वहां से तिलमिलाहट भर आई थी, जज्बाती ब्लैकमेलिंग काम कर गई थी। बात झूठ बोलने की नहीं है और मुझे पता है इसने तुम्हें कुछ नहीं बताया, वो बताएगा भी नहीं क्योंकि इसने मुझे भी मना कर रखा था। फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर वो जरा टॉक से बोला, वो एक रात के लिए अचानक मेरे पास आया। इसके बाएं कंधे पे गोली लगी थी, उसे बर वक्त तभी इमदाद चाहिए थी, मगर वो अस्पताल नहीं जाना चाहता। तो इसके कहने पर मैंने अपनी एक डॉक्टर फ्रेंड को बुलाया जो तब अपनी रेजिडेंस कर रही थी। इसने मेरे अपार्टमेंट पे जहान को ट्रीट किया और बैंडेज वगैरह की। फिर जहान ने मुझे बस इतना बताया कि इसके पीछे कोई और है और वो किसी से भागता फिर रहा है। इसके पास तुर्की के टिकट के लिए पैसे नहीं थे, सो इसके पैसे मांगने पे मैंने बस से कहकर रातों रात पैसे अरेंज किए थे। वो सुबह होते ही वापस तुर्की चला गया। फिर हफ्ते के बाद ही इसने पैसे वापस भिजवा दिए। बस यही बात थी। वो हक तक सुने जा रही थी। अब्बा को पता है इस बात का? नहीं, और तुम भी मत बताना। वो पहले ही जहान से मुतनफ्फिर रहते हैं। ये बात बताई तो वो तो बस जहान की लापरवाही की वजह से इससे खिंचे खिंचे थे, मगर अब ऐसा नहीं है। नहीं, वो किसी और बात पे इससे बरगश्ता है। अब मत पूछना कि वो क्या बात थी, मैं अभी जल्दी में हूँ, बाद में बता दूंगा, मगर इतना यकीन रखो कि वो जिस जख्मी हालत में मेरे पास आया था मुझे वो उसी दिन से अच्छा लगने लगा था और मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि वो सच बोल रहा था जब उसने उस रात मुझे कहा था कि वो रुहेल, आई एम नॉट द बैड गाय, बल्कि जो मेरे पीछे हैं वो बुरे हैं। और वो दूसरी बात इसने इंतजार करना चाहा, मगर रुहेल उसे कोई मौका दिए बगैर मैं इससे अपनी चीज समझने लगा। इसे बाहर जाना था और वो जल्दी में था। है ने बेदिली से लॉग आउट किया। इसका दिल एकदम बहुत बोझल हो गया था। इनके घर वालों को इसको छोटा समझकर इतनी बातें छुपाने की क्या जरूरत थी? आखिर इतनी बातें क्यों छुपाते थे वो? और वो ये बस सोच के रह गई। आयशा ने लेटते हुए बहारे पे कंबल बराबर किया, फिर एक नजर से देखा जो बहारे की उस तरफ लेटी छत को तके जा रही थी। वो तीनों यूं सोती कि बहारे दरमियान में होती। आयशे, इसने आयशे की निगाहों का इर्तिकाज महसूस किया था। ये शायद उसे पकड़ने का इरादा पहले से रखती थी। कहो। आयशे पहलू के बल लेटी नरमी से बहारे के घोंच वाले बालों को सहला रही थी। मेरी सीपी से मोती क्यों नहीं निकलते? मैं इतना झूठ तो नहीं भूलती। वो छत को तकती कहने लगी, तुम बहारे के फलसफे को जहन से निकाल दो। ये तो रिस्क होता है, कभी निकल आता है तो कभी नहीं। चंद मिनट की तारीकी में डूबने के बाद जिसमें सब नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी फैली थी, बहारे की बंद आंखों से सांस लेने की आवाज होले होले उभरने लगी। ऐसे इसने सीधा छत को तकते हुए फिर से पुकारा, क्या मुझे दुनिया ने धोखे में डाल रखा है? तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, मुझे लगता है जैसे मैं बहुत दूर निकल आती हूँ, इतनी दूर कि मैं इन बातों से खुद को रिलेट नहीं कर पाती जो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। हया, दूर हमेशा हम जाते हैं, अल्लाह दूर नहीं जाता। उन्हें गाँव का रवैया मोड़कर आयशे के साले अंदाज में देखने लगी। अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया बहुत बढ़ गई तो इन्हें खत्म करने की कोशिश में पहल भी तुम्हें करनी होगी। कैसे? वो बेख्तियार बोल उठी। तुम क्या करना चाहती हो? मेरा बाजू मुझसे रोज ये सवाल करते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इसके सवाल का कोई अच्छा जवाब हो। मैं जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, इसलिए ताकि तुम्हारी सीट से मोती निकल आए। नहीं, मैं जरा खिफाजदा हुई, बल्कि इसलिए ताकि मुझे इस आग में कभी ना जलना पड़े जिससे मुझे अब डर लगता है। तो इस फासले को समेटने की कोशिश करो। कैसे? हया, ये जो अल्लाह से हमारा फासला आ जाता है ना, सीधी सड़क की तरह नहीं होता, ये पहाड़ की तरह होता है। इसको भाग कर तय करने की कोशिश करोगी तो जल्दी थक जाओगी, जस लगाओगी तो दरिया में गिर जाओगी, उड़ने की कोशिश करोगी तो हवा साथ नहीं देगी। ऐसे सांस लेने को लहज भर के लिए रुकी। ये फासला बेबी स्टेप से अबूर किया जाता है, छोटे छोटे कदम।
कदम उठाकर चोटी पे पहुंचा जाता है। कभी भी दरमियान में पलट कर नीचे उतरना चाहोगी तो पुरानी जिंदगी की कशिश शकल खींच लेगी और कदम उतरते चले जाएंगे। और ऊपर चढ़ना इतना ही दुश्वार होगा, मगर हर ऊपर चढ़ते कदम पे बुलंदी मिलेगी। सो भागना मत, जस लगाने की कोशिश भी न करना। बस छोटे छोटे अच्छे काम करना और छोटे छोटे गुनाह छोड़ देना। आयशा गुल का चेहरा मध्यम सब्ज रोशनी में दमक रहा था। वो इतना नरम बोलती कि लगता जैसे गुलाब की पंखुड़ियां ऊपर से गिर रही हो, जैसे शहद की नदी बह रही हो, जैसे शाम की बारिश के मुलायम कतरे टपक रहे हो। तो मैं क्या करूं? तुम अपनी कोई महबूब शय अल्लाह ताला के लिए कुर्बान कर दो। इसकी बात पर हया ने लम्हे भर के लिए सोचा। इसके पास ऐसी कौन सी शय थी? सबांजी के ड्रोम में मेरे पास एक डायमंड रिंग पड़ी है, बहुत कीमती है। कीमती चीज नहीं, महबूब चीज कुर्बान करो। जरूरी नहीं है कि तुम्हारी महबूब चीज कीमती भी हो। वो मुस्कुराकर बोली, और मैं बताऊं कि तुम्हारी महबूब तरीन शय क्या है? क्या? तुम्हारी अना। तुम उसे कुर्बान कर दो। मगर किसके लिए? वो जरा हैरत से बोली, अपने चचा की किसी बेटी के लिए। तुम्हारे कोई चचा और उनकी बेटियां हैं? हाँ ने धीरे से इस बात में सिर लाया। तुम उनके लिए वो करो जो तुम कभी नहीं करती। सबसे मुश्किल कुर्बानी देना चचा के बच्चों के लिए होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुकाबला इनसे रहता है और सबसे ज्यादा ना कदरे भी वही होते हैं। मैं इनके लिए क्या करूं? मैं इनसे कभी ज्यादती नहीं करती, बस मैं इनके तंज के जवाब में जबान पे आने वाले तंज को रोक नहीं पाती। हया, ये छोटे छोटे तंज और ताने होते हैं ना, इनसे बचा करो। मक्का में चंद बड़े बड़े सरदार थे जो ये छोटे छोटे तंज कर जाते थे। फिर क्या हुआ? वो बदर से पहले छोटी छोटी तकलीफों से मर गए। कोई खराज से मरा तो कोई छोटे से फोड़े से। तो अपनी कजन के लिए अपनी अना की जर्ब को भूल जाओ। मैं कोशिश करूंगी। वैसे आयशे जरा सा मुस्कुराई, तुम बहुत प्यारी हो। जवाबन आयशे धीरे से हंसती, तुम भी बहुत प्यारी हो हया, और मैं भी बहुत प्यारी हूँ। बहारी ने बंद आंखों से कहा तो वो दोनों चौंक कर उसे देखने लगी। गंदी बच्ची, तुम जाग रही थी, चलो सो जाओ, सुबह काम पर भी जाना है। आयशे ने बहारी को मसनूई खफगी से डांटते हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप ऑफ किया। सब रोशनी गायब हो गई, कमरा तारीकी में डूब गया। सुबह सवेरे किचन से बातों की आवाज आ रही थी। वो खुले बाल उंगलियों से समेट कर जुड़े में लपेटती चाकर तक आई। आयशा कुर्सी पे बैठी थी और अपने आगे खड़ी बहारे के बाल बना रही थी। आज घर के काम थे, सो जंगल नहीं जाना था, तो बहारे बाहर जदेसी में बच्चों के साथ खेलने जा रही थी। जदेसी गली को कहते हैं। अब बाहर एक गोल अकेली जाएगी तो अच्छी लड़की बनकर जाएगी, ठीक है ना? ऐसे नरमी से तारीफ चाहती इसकी चोटी गूंज रही थी। ठीक। बाहर ने इस बात में सर हिला दी। और अच्छी लड़कियां जब बाजार से गुजरती हैं तो नजरें झुकाकर गुजरती हैं। ऐसे अगर ठोकर लग जाए तो? आयशा ने धीरे से मुस्कुराते हुए चोटी के आखिरी बल एक दूसरे में गुजरे। जो लड़की अल्लाह की बात मानती है उसे अल्लाह ठोकर लगने नहीं देते, और जो नहीं मानती उसे लगने देते हैं। उसने वो निवान करने चले वालों को ब्रश किया, फिर शानों से थाम कर बाहरी का रुख अपनी जानिब किया। और अच्छी लड़कियां जब बाहर निकलती हैं तो कैसे चलती हैं? बाहरी की पेशानी के बाद नरमी से सवार थे। इसने रोज का दोहराया जाने वाला सबक फिर से पूछा। वो उन दो लड़कियों की तरह चलती हैं जो कुएं पे मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई थी। और वो दो लड़कियां कैसे चल रही थी? इसने बाहरी की पूरी मुगरली लटकान की बिजोड़ सी हया के साथ। और उमर बिन खत्ताब ने क्या कहा था? हया वाली लड़कियां कैसी होती हैं? वो हर जगह नहीं चली जाती हैं, हर बात नहीं कर लेती, हर किसी से नहीं मिल लेती। बाहर में उंगलियों पे तीनों नुकात जल्दी जल्दी दोहराए, जैसे ऐसे भागने की जल्दी। और याद रखना कि जब तुम में हया न रहे तो फिर जो चीज चाहे करना। बाजारे नरमी से कहते आयशा की आंखों में वो तंबी उभरी जो बाहरी को सीधा रखती थी। बाहरी ने इस बात में सिर हिलाया और आगे बढ़कर बारी बारी आयशा के दोनों रुखसार चूमे। आयशा गुल, बाहरी गुल तुमसे बहुत प्यार करती है। वो भागकर दरवाजे में आई तो हया इससे मिलने के लिए झुकी। इसने इसी तरह हया के दोनों गाल चूमे। हया सुलेमान, बाहरी गुल तुमसे बहुत प्यार करती है कहकर वो बाहर भाग गई। तुम बहुत मेहनत करती हो उसकी जहन साजी के लिए। वो आगे चली आई। वो जब तक बेदार होती थी वो दोनों बहनें हलीमा आंटी के घर से कुरान पढ़कर आ चुकी होती थी। करनी पड़ती है, छोटी लड़कियां तो नैन टहनी की तरह होती हैं, जहां मोड़ो मोड़ जाएंगी। अगर वो गुजरने के साथ टहनी रंग बदल ले, सूख भी जाए
तो भी उसका रंग सुर्ख ही रहता है। मगर जो बड़ी लड़कियां होती है ना, वो कांच की तरह होती है, इसे मोड़ो तो मुड़ता नहीं है, जबरदस्ती करो तो टूट जाता है। कांच को तराशना पड़ता है और जब तक इसकी किरचियां नहीं टूटती, वो अपने हाथ जख्मी नहीं होते, वो मर्जी के मुताबिक नहीं ढलता। सही कह रही हूँ, इसने इस बात में से रिलायत चार फोन की तरह। मेरा क्रेडिट खत्म है, पाकिस्तान फोन करना था। ओ सॉरी, ये पड़ा अब्दुल रहमान का फोन आया था तो मैंने इधर ही रख दिया, और ये तुम्हारी चाय। इसने कॉर्डलेस फोन और हया का नाश्ते का वाहिद जुज चाय इसके सामने रखी। क्या कह रहा था वो? बेख्तियार ही वो पूछ बैठी। हालांकि इसे पाशा में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस कुछ पेपर्स का पूछ रहा था, इसके कमरे में रखे थे। बाहर तो खुश हुई होगी इससे बात करके। नाश्ते के बर्तन समेटी आयशा के हाथ जरा सुस्त पड़े, एक असादगी से इसके चेहरे पे बिखर गई। तुम बाहर को मत बताना, मैंने भी इसे नहीं बताया। वो इससे बात करने के लिए फोन नहीं करता, अपने काम के लिए करता है बस। वो उदासी से सर झटक कर काम करने लगी। हया खामोशी से फोन और चाय का कप लिए बाहर आ गई। घास पे शबनम के कतरों की चादर चली थी, बाहर के फूल हर सू खुशबू बखेरे हुए थे। वो घास पे बैठकर चाय के घूंट भरती ताया फुरकान का नंबर डायल करने लगी। फोन रंग नहीं उठाया। दुआ सलाम और रस्मी से हाल हवाल के बाद वो बहुत चुपते हुए लहजे में बोली, तुम्हें आज कैसे ख्याल आ गया फोन करने का? आम दिनों में हया को इस फिक्र से ज्यादा तब किसी शय से नहीं चढ़ती थी। इंसान जब किसी को फोन करे, चाहे साल बाद ही सही, तो अगले का ख्याल करके ही फोन करता है। इस पे किसी गिले से बात का आगाज करना मुखातिब को ये कहने के बराबर है कि आइंदा ये ख्याल करने की जरूरत भी नहीं। मगर इसने अब जिंदगी में इतनी तकलीफ सह ली थी कि इसे महसूस नहीं हुआ, या फिर वो खुद ही नजरअंदाज कर गई। ठीक कह रही हो, मैं भी बस मसरूफियत के बायस कर ही नहीं पाती बात तुमसे। तुम सुनाओ कैसी? और हाँ, मंगनी बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। रम का लहजा खासा रूखा था। चंद छोटी छोटी नरम सी बातें करके और रम की छोटी छोटी तंग बातों को नजरअंदाज करके इसने फोन रखा तो इसका दिल पहले से बहुत हल्का था। उस रोज शाम में आयशा और बाहर जब अपने जानने वालों में किसी की फौत की भी गई थी, तो हया ने घर ठहरना मुनासिब समझा। मगर वो तन्हाई काट खाने को दौड़ रही थी। वो सारा दिन इकट्ठी होती थी, फिर रात को होटल ग्रैंड के गार्ड्स गेट पे और दो गार्ड्स जो देसी के सिरे पे आकर पहरा देते थे, तो एक तहफ्फुज का एहसास घिरे रहता था। अलबत्ता वो बहुत तन्हाई महसूस कर रही थी। पहले तो वो ऊपर स्टडी में आ गई, जहां उसकी तस्वीर दीवारों पे हावी जाती। इसे यूं अपनी तस्वीर इधर देखकर बहुत कोफ्त होती थी हमेशा। वो मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों के दहाने पे जरा सी लड़खड़ाई थी, टूटी सो टूटी पांव से लटक रही थी। वो अपनी सुनहरी स्कूल वाली फ्रॉक में पाशा की सियाह कार से निकल रही थी। सुनहरी सी वाली फ्रॉक की तस्वीर, वो भी तुर्की और पाकिस्तान की बहुत सी तस्वीर। पाशा के बंदे हर पुल पे इसका ताकुब करते थे। यकीन था वो बेदिली से बाहर आ गई। उसको ब्लैकमेल करने के लिए उसने बहुत सामान इकट्ठा कर रखा था, मगर कोई कमजोरी तो पाशा की भी होगी। कुछ सोचकर इसने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। गोल चक्कर खाता लकड़ी का सीना तीसरी मंजिल तक जाता था। वहां पाशा का कमरा था। बाहर एक दाद बात के करती थी, राहदारी का आखिरी कमरा। वो उधर गई तो नहीं थी, मगर जाने में हर्ज भी नहीं था। इसे इस घर के बारे में जितना पता होता अच्छा था। वो नंगे पांव से चढ़ती ऊपर आई। चाबियों को कच्चा उसने आयशा की दराज से निकाल लिया था। आखिरी कमरे का दरवाजा बंद था। इसने एक एक करके चाबियां लगाने शुरू की। चौथी चाबी पे लॉक खोल के इसने धीरे से दरवाजा खोला। वो बहुत शानदार तरह का बेडरूम था। ऊंची छत, झिलमिला फानूस, दीवार की खिड़की के हल्के सुरमई मखौले पर्दे, कालीन भी सुरमई, सारा कमरा गहरे नीले और सुरमई शेड्स में आरास्ता किया गया था। कमरे में परफ्यूम की खुशबू फैली थी। खुशबू परफ्यूम के बेहद कीमती होने की चुगली खा रही थी। इसने ड्रेसिंग टेबल पर रखी नाजुक शीशियों को देखा। एक से एक महंगा परफ्यूम इधर रखा था। वो इधर उधर टहलती हर शय का जायजा लेते हुए अलमारियों की तरफ आई। एक एक करके इसने पांचों पट खोलने की कोशिश की। पहले चार लॉक थे, आखिरी खुला था। इसने पट खोला तो अंदर बहुत से कीमती नफीस थ्री पीस सूट हैंगर्स में लटके थे। निचले खाने में एक ब्रीफ केस रखा था। इसने एहतियात से ब्रीफ केस उठाया और बेड पर आ बैठी। ब्रीफ केस लॉक नहीं था। हया से खोला। अंदर चंद फाइल्स रखी थी और ऊपर एक नोट पैड पे सियार आशनाई से तुर्की में कुछ नाम फहरिस्त की सूरत में लिखे थे। वो फहरिस्त उठाकर पढ़ने लगी, तभी ब्रीफ केस में से बीप की आवाज आने लगी। वो चौकी अंदर कुछ बज रहा है। इसने घबराकर जल्दी से कागज में डाला तो अंगूठे पे एक उसकी सियाह रोशनाई लग गई। बहुत तेजी से ब्रीफ केस को वापस रखकर बिस्तर की चादर की शिकन दुरुस्त करती वो बाहर निकल आई। कमरा लॉक करके जब वो उतरी तो लाइंज का फोन बज रहा था। वो तकरीबन भागती हुई नीचे आई, फोन उठाया। हेलो। जवाब लम्हे भर की खामोशी चाहिए रही। फिर एयरपीस में से अब्दुल रहमान पाशा की आवाज गूंजी, आयशा किधर है? वो दोनों किसके घर हैं? वो
किसी के घर नहीं, वो जरा सा मरकर बोली, आप क्यों पूछ रहे हैं? चंद लम्हे के लिए वो खामोश रहा, फिर बोला तो इसकी आवाज बेहद सर थी। आइंदा अगर आप मेरे कमरे में गई या मेरे ब्रीफकेस को खोलने की कोशिश की तो अपने पैरों पे घर नहीं जा सकेंगी, समझी? वो बहुत जब से बोला था। हया के कदमों तले से जमीन से रख गई थी। इसने घबराकर रिसीवर के डिब्बे डाल दिया, फिर अंगूठे पर लगी स्याही के धब्बे को कपड़े से रगड़कर गोया सबूत मिटाने की कोशिश की। अब्दुल रहमान को कैसे हुआ? इनका दिमाग कुछ भी समझने से कासिर था। अलबत्ता इसके अंदर कोई इसे कह रहा था कि अब इसे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन कसरे वयूकदा और इन दोनों बहनों की कशिश वो अजीब मखमसे में पड़ गई। ये अदा चाय के खेत हैं। अगली रोज आयशा ने इसे अपनी एक अजीजा कुबरा खानम का लहलहाता हुआ खेत दिखाते हुए बताया था। अदा चाय क्या होती है? इसने पौधे के तुर्की नाम का मतलब पूछा। अदा यानी जजीरा और चाय यानी टी। ओ अच्छा, हम भी टी को चाय ही कहते हैं। वो धीरे से हंस पड़ी। कुबरा खानम में एक मामर खातून थी। उनकी फसल तैयार थी, मगर इनके पास कोई हेल्पर नहीं था जो इनके पास फसल चुनता। सो आयशा के कहने पे हया ने लकड़ियां काटने के बजाय कुबरा खानम के साथ आधा चाय के पत्ते चुनने शुरू कर दिए। चमकते सूरज और ठंडी हवा के इम्तिजाज में काम करना मुशक्कत तलब था, मगर वो इस फितरत के माहौल के करीब थी, खुश थी। कुबरा खानम से वो छोटी छोटी बातें पूछती रही और जो बातें वो अब्दुल रहमान पाशा के बारे में कर जाती वो इन्हें जहन में महफूज करती जाती। इसे होटल ग्रैंड के मामलात में दिलचस्पी होने लगी थी। वो तना कहीं आती जाती नहीं थी, वरना कई दफा इसका जी होटल ग्रैंड के चक्कर लगाने को चाहता। वापस जाने का इरादा इसने फिलहाल मुलतवी कर दिया था। इसकी छठी हिस्स कहती थी कि वो खुदा में कुछ है, कुछ ऐसा जो इसे अगर मालूम हो गया तो इसके पास कोई कीमती हथियार आ जाएगा जो मुस्तकबिल में इसके काम आ सकता है। इस शाम वो तीनों साहिल किनारे चटाई पे बैठी थी। आयशा को आज 2 सीप मिले थे, सो वो इन्हें खोल रही थी। हया बड़े सीप नहीं चुनती थी, बल्कि बादाम के साइज के सीपों के खाली खोल रेत से उठा लेती, और अब इनके ही ढेर को लिए वो एक माला में पिरो रही थी। साथ ही बारे अपने पजल बॉक्स के स्लाइड्स को ऊपर नीचे कर रही थी। हया, मैं इसे कभी नहीं खोल पाऊंगी। इसका लहजा मायूस कुन था। हया ने खोल को सुई में पिरोते सिर उठाकर इसका उदास चेहरा देखा, फिर गर्दन आगे झुकाकर इस पे लिखी नजम को पढ़ा। ये बहुत आसान है, बाहर है, ठहरो, मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ। उसने दोबारा से वो नजम पढ़ी, फिर समझकर बोली, एक सफेद छोटी सी आंख है जो चांदी के संदूक पे बंद हो जाती है, और वो संदूक नमकीन गहराई में रखा होता है। बाहर है। वो कौन सी गहराई है जो नमकीन होती है? बाहर है। जो उदास नजरों से पजल बॉक्स को देख रही थी, एकदम चौकी। बाप 7, मरमरा, समंदर, नमकीन पानी। आयशा ने मुस्कुराकर उनको देखते हुए शुराब में से सीप की एक तरफ रखा। हाँ तो बाहर है। वो क्या चीज है जो पानी के अंदर एक संदूक में रेत के जरिए से बनती है? हया, और मिट्टी के जरिए से बनता है, और इसका संदूक जब कत्ल किया जाता है तो चुरा घोप कर कत्ल। वो जोश से बेरब जुमले बोलती आयशे के हाथों को देख रही थी जो एक चांदी से चमकते सीप में छुरा चला रही थी। सीप का खोल चटका आयशे ने किताब की तरह से इसे खोला। अंदर अंदर दम तोड़ते जानवर पे एक सफेद मोती जगमगा रहा था। मोती और पूरे 5 रूफ बारी खुशी से चलाई, पर जल्दी जल्दी डब्बे को देखा, रुकी, स्लाइड्स पर नीचे करने लगी और अब इस पे पढ़ लिख रही थी। हया और आयशा बेख्तियार अपना काम छोड़कर आगे होकर उसे देखने ही लगी। जैसे ही बाहर आखिरी हरूफ एल्सा मिलाई की लिख की आवाज के साथ बॉक्स की साइड से दरवाजा बाहर को खुला। हया की तवक्को के बरक्स वो बॉक्स ऊपरी ढक्कन के बजाय साइड की दराज से खुलता था। दराज में सियाह मखमली कपड़ा बिछा था और उस पर एक नाजुक सा नेकलेस रखा था। दरअसल नेकलेस प्लेटिनम की जंजीर थी जिस पर हर 2 कड़ियां छोड़कर नन्हे नन्हे हीरे लटक रहे थे। जंजीर के बिल्कुल वसत में हीरे के बजाय 3 कड़ियां लटक रही थी, जिनके आखिरी सिरे पर एक सफेद मोती पिरोया हुआ था। वो तीनों मगोज सी इस बेश कीमत नेकलेस को देख रही थी। बाहर, ये तो वही मोती है जो तुम्हारे सीप से निकला था, जो तुमने अब्दुल रहमान को दे दिया था। आयशे शशदर सी उस मोती को देखते हुए बोली, हाँ ये तो वही है, अब्दुल रहमान ने मुझे गिफ्ट कर दिया। और वो भी इतने खूबसूरत अंदाज में। हाँ बस इतना ही कह सकी। इस तोहफे और इस तोहफे के देने के अंदाज ने बहुत मुतासिर किया था। ताहरे ने अपनी नन्ही उंगलियों से नेकलेस उठाया, गर्दन से लगाया, फिर चेहरा उठाकर उन दोनों को देखा। ये कैसा लग रहा है? इसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। बहुत प्यारा, अब्दुल रहमान ने मुझे बहुत प्यारा गिफ्ट दिया। अल्लाह अल्लाह, मुझे यकीन नहीं आ रहा कितना प्यारा गिफ्ट दिया है। वो अपना पर्स आईना निकालकर अब हर जाविये से उसको अपनी गर्दन से लगा लगा कर देख रही थी। तुम अब्दुल रहमान को जरूर थैंक यू करना। अल्लाह अल्लाह, बाहर की खुशी ध्यान से बाहर थी। हया, मैं तुमसे भी खूबसूरत लग रही हूँ।
है ना? हाँ, तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही। वो मुस्कुराकर उसे तसल्ली देती, सीप की खोल उठाने लगी। अभी इसे पूरी माला बनानी थी। हया, तुम मेरी तस्वीर खींचो, मैं इसे सर पर क्राउन की तरह पहनती हूँ क्योंकि मैं प्रिंसेस हूँ। वो नेकलेस अपने सर पे ताज की तरह पहनकर उठकर साहिल पे जा खड़ी हुई। इसने वो गिफ्ट 2-2.5 माह बाद खोला था। सो आज उसका दिन था। ध्यान से बाहर हवा तेज से समंदर की तरफ पुष्ट किए खड़ी। बाहर ने आयशा की बात नहीं सुनी थी। ने मोबाइल निकालकर कैमरा ऑन किया, फिर मोबाइल चेहरे के सामने लाकर बाहर को फोकस किया। प्रिंसेस, अब तुम जरा मुस्कुराओ। बाहर बड़े मासूम अंदाज में मुस्कुरा दी। से भी अख्तियार बेक अदा के अदार बाजार में सड़क के इसमें खड़ी बाहर याद आ गई जिसके सैयाह गिर्द झुमकटा लगा के खड़े थे। रेड कारपेट शो फिर से शुरू हो गया था। इसी लम्हे हवा का एक तेज झोंका आया और साथ पानी भी। इससे पहले कि इनमें से किसी को कुछ समझ में आता, बाहर के सर से नेकलेस उड़ता हुआ पानी में जा गिरा। वो बौखलाकर पलटी और फिर इसकी चीखी हर सू बुलंद हो गई। हाँ, तेजी से उठी, गोद में रखी लड़ी गिर गई। सीपो के खोल बिखर गए। वो भागकर पानी में आई। बाहर चीखती हुई पानी में हाथ मारती अपना नेकलेस तलाश कर रही थी। जो लहर इसका नेकलेस छीन कर लगी थी वो वापस जा रही थी। हाँ, नंगे पैर भागती हुई लहर के पीछे भागी, मगर पानी जीत गया। लहर पलट गई, हर पानी में गुम हो गया। बाहर जोर जोर से रोते हुए चीख रही थी, मेरा नेकलेस, हया मेरा नेकलेस। आयशा पीछे से इसे बाजू में लिए पकड़ने की कोशिश करी थी, मगर वो किसी बेआब मछली की तरह तड़पते हुए खुद को छुड़ा रही थी। हया, आगे मत जाओ, पानी गहरा है, वो गुम हो जाएगा। आयशा उसे आवाजें दे रही थी, मगर वो सब कुछ भुलाए बेगदा की शहजादी का ताज ढूंढ रही थी। साहिल की गीली रेत, पानी, समंदर। वो पानी में हाथ मारती पूरी भीग चुकी थी, मगर नेकलेस कहीं नहीं था। इसने थकार कर अपने अकब में देखा, जहां आयशा वो मुश्किल आंसू रुके तड़पती बेलकती बाहरे को पकड़े खड़ी थी। आयशा, मेरा नेकलेस, आयशा मुझे नेकलेस वापस ला दो। वो फुट फुट कर रोती आयशा के बाजू खुद से हटाने की सही करी थी। नेकलेस वहां कहीं भी नहीं था। इसे नमकीन गहराई वापस अपने अंदर ले गई। बाहर की जिंदगी का पहला और वाहिद मोती इससे खो गया था। बाहर मैंने बहुत ढूंढा, मगर देखो जो अल्लाह की मर्जी। वो वापस आई और बाहर के हाथ थाम कर कहा। बाहर कुछ नहीं सुन रही थी। वो गर्दन इधर उधर मारती चली जा रही थी। मुझे नेकलेस वापस ला दो, कोई मुझे नेकलेस वापस ला दे। वो अंग्रेजी और फिर तुर्की में एक ही बात दोहराती हुई बिलक बिलक कर रो रही थी। हया के गले में आंसू का फंदा पड़ गया। इसे लगा वो खुद भी अभी रो देगी। वो मुश्किल लब पीछे जब ये थी, पाकर खो देने का दुख वो पहचानती थी। जब इसका जिंजर ब्रेड हाउस टूटा था, जब इस्तकलाल स्ट्रीट की शॉप में डीजे सर पकड़कर गिर गई थी। पाकर खो देने से बड़ा कर्ब कोई नहीं होता। इस शाम दोनों बमुश्किल बाहरे को संभालती घर वापस लाई थी और अब लिविंग रूम में बड़े सोफे पर बैठी थी। यूं के बाहर दरमियान में तीर से हया ने अपने साथ लगाया हुआ था। शाम ढल चुकी थी और खिड़कियों के पार अंधेरा उतर आया था। आतिशदान में मसनूनी लकड़ियां भड़क रही थी। बाहर इसी तरह रोज आई थी। इसके पास सोहों का मरमरा था जो खत्म नहीं होता था। बाहर मैं तुम्हें और नेकलेस ला दूंगी। वो इसे अपने साथ लगाए बहलाने की कोशिश कर रही थी, मगर वो ऐसा नहीं होगा। वो नफी वैसा खिलाती रोई जा रही थी। बिल्कुल उस जैसा ला दूंगी, प्रॉमिस, मगर वो अब्दुल रहमान का गिफ्ट नहीं होगा। अब्दुल रहमान खुद तुम्हें वैसा ही नेकलेस गिफ्ट करेगा, मैं उसे कहूंगी, मगर इसमें मेरा मोती नहीं होगा। आयशे वो रोते रोते कभी अपनी माँ को याद करती तो कभी आयशे को पुकारती, मम्मी मम्मी। आयशे आयशे सर घुटनों पे रखे मखमूम सी बैठी थी। तुम्हारा जब दोबारा मोती निकलेगा तो मैं इसे नेकलेस में पिरो दूंगी। मगर बाहर इसको नहीं सुन रही थी और उसकी कोई बात नहीं मान रही थी। इसके लिए इस नेकलेस का कुछ भी मुतबादिल नहीं हो सकता। हर शय का मुतबादिल नहीं हुआ करता। बाहर अब बस करो। जब वो सर पटक पटक कर मजीद बुलंद आवाज में रोने लगी तो आयशा ने बेरहमी से डांटा, वो कब से तुम्हें मना रही है और तुम आके बदतमीजी की जा रही है। जवाबन बाहर ने गुस्से और पानी से भरी आंखों से आयशा को देखा। तुम नहीं हो आयशा, तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि अब्दुल रहमान मुझे गिफ्ट दे? आयशा हक्का बक्का रह गई। मैं ऐसी हूँ? तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? हाँ, तुम नहीं हो। वो आगे बढ़कर अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से आयशा को घुटने पे मुक्के मारने लगी। हया ने पीछे से इसे बाजुओं में लेते हुए हटाया। मैंने क्या किया है? आयशा रोमांसी हो गई। तुम लड़ रही थी अब्दुल रहमान से, इसलिए वो इंडिया चला गया क्योंकि तुम इससे लड़ रही थी। तुमने इसे थप्पड़ भी मारा था और तुमने इससे कहा था कि वो बाहर गुल से बेतकल्लुफ ना हुआ करे। वो तुम्हारी वजह से यहाँ से गया, मैंने खुद देखा था सुराख से। आयशा का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। इसकी आंखों में जैसे बहुत से जख्म हो गए। सुबह बाहर आगे बढ़ी। वो एकदम बेहद जानने अंदाज से बाहर के कंधे दबोच कर इसका चेहरा सामने करके बोली, अब्दुल रहमान हमारा नहीं है और वो जल्दी अवधेरा में छोड़कर चला जाएगा। तुम गंदी हो,
तुम झूठ बोलती हो। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अब मेरी बात गौर से सुनो। इसने गुस्से से बहारे को झटका दिया। अब्दुल रहमान मर गया हमारे लिए। एक झटके से इसने बहारे के कंधे छोड़ दिए और तेजी से सीढ़ियां पलंगती ऊपर चली गई। बहारे के आंसू एकदम से रुक गए। वो बिल्कुल साकित व जामिद हो चुकी थी। लब आपस में बेबस किए वो गोया सांस रोके बैठी थी। बहारे, इसने तासुफ से उसे पुकारा। वो एकदम उठी और भागती हुई कमरे में चली गई। हया ने गर्दन मोड़कर देखा। इनके मुश्तरका बेडरूम का दरवाजा खुला था और बहारे बेड पर चित लेटी नजर आ रही थी। अभी उसे छेड़ना मुनासिब नहीं था, सो वो आयशे की तलाश में सीढ़ियां चढ़ने लगी। आयशे छत पर थी। वो टेरेस की रेलिंग से टीक लगाए बैठी थी। इसके पीछे खुला सी आसमान था और नीचे जदेसी के ऊंचे पुल्स की मध्यम बत्तियां। अंधेरे में भी वो इसका स्कार्फ में दबकते चेहरे पे लुढ़कते आंसू देख सकती थी। इसे भी इख्तियार नीचे याद आई जब वो नाराज होकर स्टडी में चली गई थी। आयशे, वो दुखी दिल से कहती इसके साथ आ बैठी और हुले से इसका हाथ था। आयशे ने हाथ नहीं छुड़ाया। वो बस अपने घुटनों को देखती बेआवाज रोई गई। आयशे, यूं मत रो, वो बच्ची है। इसने यूं ही कह दी वो बात। मुझे पता है तुम किसी से नहीं लड़ सकती। बहारे ठीक कह रही थी। मैं वाकई अब्दुल रहमान से लड़ी थी, मगर सिर्फ इस वक्त जब मैं परेशान थी। लेकिन वो मेरी वजह से वापस नहीं गया। वो हमारी वजह से कुछ नहीं करता। वो सब कुछ अपनी मर्जी से करता है। लेकिन मैं क्या करती? मुझसे आने की तकलीफ नहीं देखी जाती। क्या हुआ आने को? आयशा ने भीगी निगाहें उठाकर उससे देखा। क्या तुम्हें अब्दुल रहमान ने बताया कि उसका एक भाई भी है? नहीं। वो बुरी तरह चौंकी। हमारे बाहर अपने वालिदैन के साथ अनातोलिया के गांव में रहते थे। 1 साल पहले हमारे वालिदैन का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। तो हमारी सबसे करीबी अजीजा यानी हमारी दादी आने हमें इधर ले आई। ये घर आने का अपना नहीं था। ये घर आने के वालिद की मिल्कियत था। बाद में नस्ल दर नस्ल चलता मेरे बाप और फिर मुश्तक आया। आने के दोनों बेटों ने इससे अपना हिस्सा नहीं लिया। सो आने ने कानूनी कार्रवाई के बाद इसे मेरे नाम कर दिया। जब हम यहाँ आए थे तब यहाँ सिर्फ आने और अब्दुल रहमान रहते थे। मगर मुझे याद था कि आने का एक बेटा और भी था। आने ने बहुत दुख से बताया कि इनका दूसरा बेटा हमारे आने से चंद माह कबल घर छोड़कर चला गया था। क्यों, कैसे, अब्दुल रहमान ला इल्म था। मगर आज से 3 माह कबल मुझे किसी ने बताया कि वो अब्दुल रहमान के ऑफिस में जाते देखा गया और ये कि वहां से किसी झगड़े की आवाज आई थी। तब मैं अब्दुल रहमान से बहुत लड़ी थी। वो जानता था कि इसका भाई किधर है, मगर इसने हम सब से झूठ बोला। आने को तो अभी तक नहीं मालूम कि अब्दुल रहमान इसके बारे में जानता है। मगर इसका भाई कहाँ गया? नहीं तो मैंने अब्दुल रहमान से पूछता, मगर वो किसी बात का ठीक जवाब दे तब ना। वो कहता है इसने अपने भाई को नहीं निकाला, वो खुद सब कुछ छोड़कर गया है। पहले तो इन दोनों की बहुत दोस्ती थी। अब्दुल रहमान आने की तरह इस पे पैसा बहाया करता था, फिर एकदम से वो क्यों सब कुछ छोड़कर चला गया, ये मेरी समझ से बाहर है। आने को इसको बहुत याद आती थी। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कैसे इनके लिए कुछ करूं। तुमने देखा होगा इनके दूसरे बेटे को। जब मैं 11 साल की थी तब आखिरी बार इसे अपने सामने देखा था। पता नहीं वो अब कहाँ होगा। बाज लोग कहते हैं कि वो इस्तांबुल में ही है, मगर होटल ग्रैंड में अमूमन तासुर यही कि वो यूनान चला गया है और वहां पे होटल ग्रैंड की चेन में काम कर रहा है। मगर यकीन मानो, यूनान में हमारे होटल की कोई शाख नहीं। अब रो नहीं रही थी, मगर इसकी आंसू आवाज से बुझल हो रहे थे। आयशे, तुम और बाहर अब्दुल रहमान की इतनी तारीफें करते हो, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा, मगर आज मुझे कहने दो कि वो इस्तांबुल में खासा बदनाम है। लोग इसे अच्छा आदमी नहीं समझते। मेरा दिल इन बातों को नहीं मानता। लोग मुझे भी आकर ये बातें कह देते हैं, मगर मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छा है। मैं सच कह रही हूँ, वो वाकई बहुत अच्छा है। बस इसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, इसने हमारे साथ बहुत गलत किया। वो आयशा की बात नहीं सुन रही थी। इसका दिमाग ऐसे एक नुक्ते पर मरकूज हो गया था। अब्दुल रहमान पाशा का एक गुमशुदा भाई। कोई भी शख्स यूं ही इतना बड़ा बिजनेस छोड़कर नहीं जाता। कोई तो बात थी। बिलाखिर से अब्दुल रहमान की एक कमजोरी मिल गई थी। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। हया, हया। सुबह आयशा जोर जोर से चिल्लाने लगी तो वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ? इसने परेशानी से आयशा को देखा, जिसके चेहरे पे हवाई होनी थी। बाहर घर पर नहीं है, वो कहीं भी नहीं है। सारी मेरी गलती है, मैंने कल से डांटा था। आयशा बस अब रो धोने को थी। वो एक झटके से बिस्तर से निकली थी। बाहर गार्ड ने बताया कि इसने बारे को बाहर जाते देखा है। वो पिछले दरवाजे से निकली होगी। इस घर में एक पिछला दरवाजा भी है। अब्दुल रहमान की नायत, वो हर शय में बैकडोर रखता है। आयशा तलखी से बड़बाती इसके साथ बाहर निकली। आयशा, मुझे पता है वो किधर होगी। इसे यकीन था कि वो समंदर पर गई होगी। जब वो इस वीरान समंदर पर पहुंची तो वो इन्हें दूर से ही नजर आ गई। वो वहीं इस पर बैठी थी जहां वो दिनों कल चटाई डाले बैठी थी। इसके घुंघराले बाल हवा से उड़ रहे थे और वो खासी खाली निगाहों से समंदर को देख रही थी। इसके एक हाथ में सीप और दूसरे में छुरा था। बाहर
आयशा वो मुश्किल अपने आंसू रोकती भागती हुई बहारे के गले लग गई। तुम ऐसे क्यों आ गई? मैं इतनी परेशान हो गई थी। बहारे ने ध्यान से निगाह उठाकर उसे देखा, फिर हाथ में पकड़ी सीप आयशा के सामने की। आयशा मेरा सीप फिर खाली निकला। इसने बहुत दुख से सीप खोल कर दिखाई। तुम मेरे सारे मोती ले लेना, मैं इन्हें अब बाजार में नहीं बेचूंगी। तुम हया के तीनों मोती भी ले लेना जो उसके कजन ने दी थे, मगर अब तुम नहीं रोगी। नहीं आयशा, बहारे ने नफी में चिल्लाया, मेरा मोती खो गया है, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। हया बहारे के सामने दो जानू होकर बैठी और उसके गीले हाथ थाम कर इसकी आंखों में देखकर कहने लगी, चीजें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, रवैये दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं। इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले। और आज तुमने खोए हुए मोती से हार मान ली। बहार ने धीरे से नफी में सर हिलाया, जैसे कुछ कह नहीं पा रही थी। अपने दुख में दूसरों का दिल नहीं दुखाते बहारे। मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे ही नेकलेस ला दूंगी, प्रॉमिस। और फिर शाम में इस वादे को पूरा करने के लिए इसने आयशा से कहा कि जब अब्दुल रहमान का फोन आए वो इसे बताए। तो जब उसका फोन आया तो आयशा ने कॉर्डलेस इस्तेमाल और खुद सा दूसरे कमरे में चले गए। अस्सलाम वालेकुम, वो बहुत धीमी आवाज में बोलती। वालेकुम सलाम, खैरियत? वो जैसे बहुत हैरान हुआ था। जी, वो मुझे कुछ काम है। सही याद तक कि आखिरी दफा इसने जब अब्दुल रहमान को काम कहा था तो इसका नतीजा बहुत भयानक निकला था, मगर अब वो इसे एक और मौका दे रही थी। कैसे? कहिए, आपको हमसे बात करने का ख्याल सिर्फ काम के वक्त ही आता है क्या? मगर कहिए। दिल तो इसका चाहा कि फोन दीवार पर दे मारे, मगर बर्दाश्त कर गए। सारी बात क्या सुनाई? आखिर वो बोली, आप मुझे इस शॉप का नाम बता सकते हैं जहाँ से आपने वो नेकलेस लिया था? वो मेरा गिफ्ट था, सो मुझे ही दोबारा लेना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं अभी मुल्क से बाहर हूँ तो मेरा बंदा इस शॉप के वाउचर्स आपको दे जाएगा। आप जवाहिर की इस शॉप से वो नेकलेस खरीद कर बहारे को दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बेलचक और खुश अंदाज में कहकर इसने फोन रख दिया। हया ने एक मुतनफ्फिर निगाह कॉर्डलेस पर डाली और तहिया कर लिया कि आइंदा वो कभी इस शख्स से बात करने की जहमत नहीं करेगी। इसका ख्याल बहुत जल्द गलत साबित होने वाला था। होटल ग्रैंड का मुलाजिम अगली सुबह वाउचर लेकर आया, मगर जब वो तीनों इस्तांबुल जाने की तैयारी करती आयशा को बैंक में कोई काम था, सो वो बहारे के हमरा चल रही थी। मैंने वाउचर लेके कमरे में रखे, मगर फेरी के लिए रवाना होते वक्त वो इन्हें उठाना भूल गई। सो इस्तांबुल आकर वो जवाहिर नहीं गई। नेकलेस फिर कभी खरीद लेगी, क्योंकि इस पर रोना तो बहारे का मोती का ही था, जाने कब से निकले। मगर समझी की ड्रोम में जाकर वो अपना पजल बॉक्स जरूर उठा लाई थी। वो सुबह की क्लासेस का टाइम था और ड्रोम खाली पड़ा था, सो ना वो किसी से खुद मिली और ना किसी से सामना हुआ। पजल बॉक्स और चंद जरूरी चीजें लेकर जब वो बाहर आई तो आयशा के कामों में इतना वक्त ही नहीं मिला कि इस्तकलाल स्ट्रीट जा सकती। वो दोपहर तक ही वापस आ गए। अपना पजल बॉक्स इसने एहतियात से अलमारी में कपड़ों के नीचे रखा। अब इसने इसे जल्द अज जल्द खोलना था। रात को वो आयशा और बहारे के सोने के बाद पजल बॉक्स निकालकर दबे कदम चलती बाहर आई। इसका रुख किचन की तरफ था। काउंटर से टेक लगाकर खड़े इसने डब्बे की स्लाइड ऊपर नीचे करना शुरू की। पहले इसने ई आयशा लिखा, मगर बॉक्स जामिद रहा। इसे यही तवक्का थी। यकीनन बॉक्स लेते ही खरीदार ने पासवर्ड बदल दिया होगा। फिर इसने ये एनगिन लिखा, जो आग को तुर्की में कहते हैं, बॉक्स जू का तूरा। इसे यही उम्मीद थी। अब इसे वो करना था जिसकी तरफ हारा क्लीटस का कॉल इशारा कर रहा था। आग, असली वाली आग। इसने माचिस चलाई और तीली सुलगाकर बॉक्स के करीब लाई, मगर आंच लकड़ी को सिया करने लगी और चूल्हा तीली को खाकर इसकी उंगली तक पहुंचने लगा तो इसने झुंडलाकर तीली फेंकी। चंदा में कुछ सोचती हुई बॉक्स लिए बाहर आई। लिविंग रूम को आतिशदान सद पड़ा तो इसने नाप फेर कर आग लगाई तो मसनूई लकड़ियों वाला हीटर जल गया। वो बॉक्स को दोनों हाथों में पकड़े इस जगह के करीब लाई जहां सिर्फ दहकते अंगारे थे, शोले न थे। हीटर की तपिश इसकी उंगलियों को छूने लगी। वो जब्त करके बॉक्स पकड़े बैठी रही। बार बार निगाहों के सामने वो तकलीफ दे रातों भर थी। अलाव खोलता, माया दहकती सलाखे। इसने सिर झटक तवज्जो बॉक्स की तरफ मरकूज की। इसने इसे जरा तिरछा पकड़ रखा था, यूं कि इसके दो तरफ अंगारों के सामने थी, जो जरा ज्यादा सामने थी। इस पर हरूफ उभरना शुरू हो गए थे। हरूफ बल्कि अल्फाज या फिक्रे। इसने हैरत से बॉक्स की स्लाइड को देखा, जिसका रंग तपिश के साथ सियाह हो रहा था और ऊपर सुनहरी से अल्फाज उभर रहे थे। वो शायद लाशऊरी तौर पर 6 हरूफी लफ्ज की तवक्को करी थी, मगर यहाँ तो
हाँ ने बॉक्स आंख से हटाकर देकर इस पर लिखते वो फिक्रे वाजे थे। वो कोई नज़्मिया शेर था। मार्क्ड ऑन होमर्स डाउट आई स्टिक विद ट्विन स्प्राउट्स। होमर का शुभात पे निशान ज़दा एक छड़ी जिसकी दो नोकें होती हैं, ये उसका तर्जुमा था। वो भी इन अल्फाज पे ठीक से उलझ भी ना सकी थी कि इसकी निगाह इस स्याह होती तरफ से मुत्तसिल जगह पर पड़ी जो जरा सी तपिश उसको मिली थी। इसने वहां चंद अधूरे हुरूफ जाहिर कर दिए। है ने वो तरफ आग के सामने की अधूरे अल्फाज मुकम्मल होकर एक शेर में ढल गए। राउंड द एमर्ल्ड कर्सिफाइड एंड द फ्रीडम पेट्रिफाइड। मसलूब ज़दा जमर और ठहरी हुई आजादी के गिर्द। किसी एहसास के तहत इसने तीसरी मुत्तसिल दीवार को आंच दिखाई। बॉक्स की तीसरी तरफ भी किसी जादुई असर की तरह सिया पड़ने लगी और फिर जैसे कोई अनदेखा कलम सुनहरी रोशनाई से लिखने लगा। स्नैप्ड देयर अ ब्लडी पाइन, स्प्लिट देयर सम टीयर्स डिवाइन। इधर खून में डूबा सनोवर चटकता था और आफाक आंसू बिखरते थे। अब कोट बार से मुतसिल दो दीवारें और तीसरी जो कि कोट बार को बिल्कुल मुतवाजी थी हरूफ से भरी जा चुकी थी। बाकी ऊपर ढक्कन की सतह जहां हरा थी उसका कॉल लिखता रह गई थी या फिर निचली तरफ। इसने दोनों को आंच दिखाई मगर कुछ ना हुआ। अब सिर्फ कोट बार वाली तरफ बची थी। है ने एहतियात से उसको अंगारों के करीब किया। जैसे जैसे तपिश लकड़ी को छूती गई कोट बार के 6 चौखटों के ऊपर शेर उभरता गया। I love lost in symbolic smell under which the lines duel. अलामती खुशबू में एक प्यार खो गया जिसके नीचे लकीरें रहती हैं। गजल बॉक्स का आखिरी शेर। 8 मिसरों की नज़म पूरी हो गई थी। अब ये नज़म किस तरफ इशारा कर रही थी ये इसको अभी सोचना था। पहली बार इसे बुरी तरह से मोहतसिम की कमी महसूस हुई थी। बाहर ही फूल चुनने के लिए गई थी और अब नीचे दरख्तों में इधर उधर भागती फिरी थी। नेकलेस का गम अब तक उसे फूल भाग चुका था। वो आयशे के साथ एक दरख्त तले चटाई पर बैठी इसकी हिदायत के मुताबिक हाथ में पकड़े लकड़ी के टुकड़े तराश रही थी। दोपहर की नाम से धूप सनोवर के दरख्तों से छन छन कर उन पर गिर रही थी। एक पजल बॉक्स बनाने के लिए 507 लकड़ी के छोटे टुकड़े दरकार होते थे। खासा मेहनत तलब काम था। आयशा ने ना तो लेके गाँव में किसी मोहम्मद चीनी कारीगर से फंसी का था। तुम्हें वाउचर्स मंगवाने की जरूरत नहीं थी। अब्दुल-रहमान को तो कीमती तोहफे देने की आदत है, यूं ही बाहरी की आदत बिगड़ती जाएगी। इसकी बात पर हया ने सर उठाया। इसने ढीली छुट्टी बांधकर आगे को डाल दी और चंद लटे चेहरे के अतराफ में झूल रही थी। मैं तो अपनी तरफ से देना चाहती थी मगर इसने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। अब ले ही आया तो वापिस क्या करना। वो सर झुकाकर रंगदार लकड़ी के टुकड़े पे आगे पीछे रगड़ने लगी। लकड़ी के बारीक रोलशुदा चिप्स से नीचे गिर रहे थे। हाँ बहरन तुम्हारे लिए खरीदा था। इसे लगा इसने तुमसे उस दिन बदतमीजी कर दी थी। अच्छा क्या खरीदा था? वो मद्दा मुस्कुराहट के साथ पूछने लगी। एक रेशमी स्कार्फ है। मगर मैं तो स्कार्फ नहीं लेती। बेख्तियार इसके लबों से निकला। फिर पछताई किसी के तोहफे के लिए ऐसे तो नहीं कहना चाहिए। कोई बात नहीं तुम गर्दन में ले लेना। हाँ ये ठीक है। वो मुस्कुराकर दोबारा रंगदार लकड़ी पे रगड़ने लगी। तुम्हें पता है आयशा जब मैं छोटी थी ना 10-11 साल की तब मुझे स्कार्फ पहनने का बहुत शौक था। मेरे अब्बा और ताए फुरकान दोनों मुझे अक्सर सर ढांपने को कहा करते थे। इन्हें ऐसे बहुत अच्छा लगता था। मेरी भाभी चाहती थी कि मैं सर ढाका करूं ताकि मेरे चेहरे पे नूर आ जाए और मैं अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाऊं। मैंने मुझे कुरान पाक हिफ्ज करने के लिए एक इस्लामिक स्कूल में भी दाखिल करवाया मगर मैं तीसरे रोज ही भाग गई। तब मेरा स्कार्फ पहनने को बहुत दिल चाहता था तो क्यों नहीं लिया। जवाबन हया ने धीरे से शाने उचकाए। मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ गई कि मेरा फेस कट ऐसा है कि मैं स्कार्फ में अच्छी नहीं लगूंगी। वो कहकर सर झुकाए काम करने लगी। आयशा इसी तरह हाथ रोके उसे देख रही थी। किसको? हाँ उसने नासमझी से सर उठाकर आयशा को देखा। तुम किसको स्कार्फ में अच्छी नहीं लगोगी? लोगों को और कैमरे को मसलन तस्वीरों में और खुद को और अल्लाह ताला को। आयशा धीरे से मुस्कुराई। इसकी सब्ज आंखें नैन धूप में सुनाई लगी थी। हो सकता है तुम स्कार्फ में अल्लाह ताला को बहुत अच्छी लगती हो। वो एकदम बिल्कुल सुन हो गई। आयशा को देखने लगी। तुमने एक दफा मुझसे पूछा था हया कि हर वक्त मैं स्कार्फ क्यों पहनती हूँ। आयशा सर झुकाए लकड़ी के टुकड़े का किनारा तराशते हुए कह रही थी। मैं तुम्हें बताऊं मेरा भी दिल करता है कि मैं खूबसूरत मलबूसात पहनूं जो भी खुदा में इस्तांबुल या इटली स्पेन की लड़कियां पहन कर आती हैं बिल्कुल जैसे मॉडल्स पहनती हैं। और जब वो ऊंची हील के साथ रैन पे चलती आ रही होती हैं तो एक दुनिया उनको मशहूर होकर देख रही होती है। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी ऐसे स्मार्ट और ट्रेंडी
डिजाइनर लिबास पहनकर जब सड़क पर चलूं तो लोग महसूर व मुतासिर होकर मुझे देखें, लेकिन सांस लेने को रुकी। हया बिना पलक झपके सांस रोके उसे देख रही थी, लेकिन फिर मुझे ख्याल आता है, ये ख्याल कि एक दिन मैं मर जाऊंगी जैसे तुम्हारी दोस्त मर गई थी, और मैं इस मिट्टी में चली जाऊंगी जिसके ऊपर मैं चलती हूँ। फिर एक दिन सूरज मगरिब से निकलेगा और जमीन का जानवर जमीन से निकलकर लोगों से बातें करेगा, और लाल आंधी हर सू चलेगी। उस दिन मुझे भी सबके साथ उठाया जाएगा। तुमने कभी ओलंपिक्स की वो स्टडीज देखी हैं जिनमें बड़ी बड़ी स्क्रीन नस्ब होती हैं? मैं खुद को एक ऐसे स्टेडियम में देखती हूँ, मैदान के एंड वेस्ट में खड़े। स्क्रीन पे मेरा चेहरा होता है और मैदान लोगों से भरा होता है। सब मुझे ही देख रहे होते हैं और मैं अकेली वहां खड़ी होती हूँ। मैं सोचती हूँ, या अगर इस वक्त मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया कि अनातोलिया की आशे गुल, अब बताओ तुमने क्या किया? ये बाल, ये चेहरा, ये जिस्म, ये सब तो मैंने तुम्हें दिया था। ये ना तुमने मुझसे मांगकर हासिल किया था और ना ही इसकी कीमत अदा की थी। ये तो मेरी अमानत थी। फिर तुमने इसे मेरी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तुमने इससे वो काम क्यों किए जिनको मैं नापसंद करता था? तुमने उन औरतों का रास्ता क्यों चुन लिया जिनसे मैं नाराज था? मैंने इन सवालों के बहुत जवाब सोचे, मगर मुझे कोई जवाब मुतमईन नहीं करता। रोज सुबह स्कार्फ लेने से पहले मेरी आंखों के सामने इन तमाम हसीन औरतों के दिलकश सरापे गर्दिश करते हैं जो टीवी पर मैंने कभी देखती हूँ, और मेरा दिल करता है कि मैं इनका रास्ता चुन लूं, मगर फिर मुझे वो आखिरी अदालत याद आ जाती है। तब मैं सोचती हूँ कि उस दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। मैं तराजू के एक पलड़े में वो सरापा डालती हूँ जिसमें मैं खुद को अच्छी लगती हूँ, और दूसरे में वो जिसमें मैं अल्लाह ताला को अच्छी लगती हूँ। मेरी पसंद का पलड़ा कभी नहीं झुकता, अल्लाह की पसंद का पलड़ा कभी नहीं उठता। तुमने पूछा था कि मैं स्कार्फ क्यों लेती हूँ, सो मैं ये इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं अल्लाह को ऐसे अच्छी लगती हूँ। वो अब छुरी की नोक से लकड़ी के किनारे खम डाल रही थी। लड़कियां समंदर की रेत की मानिंद होती हैं। हया पड़ी रेत अगर साहिल पे हो तो कदमों तले रुंधी जाती है, और अगर समंदर की तह में हो तो कीचड़ बन जाती है। लेकिन इसी रेत का वो जर्रा जो खुद को एक मजबूत सीप में ढक ले, वो मोती बन जाता है। जौहरी इस एक मोती के लिए कितने ही सीप चुनता है और फिर इस मोती को मखमली डब्बों में बंद करके महफूज तिजोरियों में रख देता है। दुकान का कोई जौहरी अपनी दुकान के शोकेस में असली ज्वेलरी नहीं रखता, मगर रेत के जर्रे के लिए मोती बनना आसान नहीं होता। वो डूबे बगैर सीप को कभी पा नहीं सकता। हाँ, अब उसे नहीं देख रही थी। वो सर झुकाए रेगमाल लकड़ी के टुकड़े पे रगड़ रही थी। लकड़ी की कुंगराली पत्तियां उतर उतर कर नीचे गिर रही थी। इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही चिटक रहा था। क्या? वो समझ नहीं पाती थी, और कभी कभी उसे लगता वो कभी समझ नहीं सकेगी। कुबरा बहलूल के घर और उनके खेत में काम करते, अदा चाय के पत्ते चुनते, इनकी मुर्गावियों को दाना डालते। वो अब इनसे छोटे छोटे बजाय बेजरर सवाल कसरत से पूछने लगी थी। वो आयशा के बताए गए दो को कुबरा बहलूल के दोस्त से जमा करके देखती तो जवाब 4 के बजाय 400 निकलता। अब उसे फिर से अब्दुल रहमान पाशा के फोन का इंतजार था। कब वो फोन करे और वो अपने पत्ते फेंके। खेल पाशा ने शुरू किया था, इसे खत्म अब वो करेगी। चंद ही रोज में से ये मौका मिल गया। फोन की घंटी बजी तो इसने कॉर्डलेस उठा लिया और ऊपर स्टडी में आ गई। हेलो, इसने बजारे सादगी से कहा। दूसरी जानिब चंद लम्हों की खामोशी छाई रही। फिर इसकी भारी एक खुरदरी आवाज सुनाई दी। हया बीबी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कर रही थी? वो मोहतात लादे में पूछा था, जैसे इसका फोन उठाने का मकसद ना समझाओ। मैं एक कहानी लिख रही थी, कहीं तो सुनाओ। अब की बार दूसरी जाने मुतज़ब खामोशी छाई रही। फिर वो गहरी सांस लेकर बोला, जी सुना दीजिए। 3 साल पहले की बात है। इंडिया का एक आम सा स्मगलर अपनी माँ और भाई के पास बेवकदा आता है। इसका भाई अदा में एक बहुत कामयाब होटल चला रहा होता है। नवारिद भाई इसके साथ होटल के कामों में दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है। मजारी से अपने भाई का बहुत ख्याल है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो होटल पे कब्जा करने लगता है। वो अपने भाई के ताल्लुकात इस्तेमाल करके अपने ताल्लुकात
वैसी करता है, माफिया के साथ रवाबित बढ़ाता है और तो और उसकी एक आलमी दहशतगर्द तंजीम से भी रवाबित है। फिर आज से ठीक 2 साल बाद वो अपने भाई को कुछ यूं ही हिरासा करता है कि एक रोज बेचारा भाई चुपचाप होटल छोड़कर चला जाता है। लोगों को ये बताया जाता है कि वो ईरान में है, लेकिन वो तरक्की कहाँ है ये इस बड़े भाई से बेहतर कोई नहीं जानता। और इससे बास करने वाला भी कोई नहीं सिवाय एक बुढ़ी औरत और 2 मासूम लड़कियों की। यूं वो आम सा स्मगलर इस्तांबुल के 12 सूख तरीन अफराद में शामिल हो जाता है। बताइए कैसी लगी कहानी? कहते हैं तो पब्लिशिंग के लिए दे दूं? इसने बहुत मासूमियत से पूछा। मैं इस सारी बकवास से क्या मतलब लूं? यही कि मेरे बारे में जरा एहतियात से काम कीजिएगा, वरना पैर के नीचे दबाऊं तो चुट्टी भी काट लेती है। बहुत आसान फरामोश लड़की हो, तो मैं भूल गया कि उस रात तुम्हें इस बहरी जान से नीम मुर्दा हालत में कौन इधर लाया था। लम्हे भर को वो बिल्कुल चुप रह गई। मैं परसों भ्यूकता वापिस आ रहा हूँ, तुमने जब तक इधर रहना है तुम रहो, मैं इधर नहीं आऊंगा, ना ही तुम्हारे रास्ते में आऊंगा, सो तुम भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। दम किया मंजिल ले जा। इस बात का आवाज था कि इसने वहीं हाथ रखा था जहां सबसे ज्यादा दर्द होता था। मैंने क्या करना है और क्या नहीं इसका फैसला अभी नहीं किया मैंने, इसने महजूज अंदाज में कहकर फोन रख दिया। मेजर अहमद का शुक्रिया जिसने इसे एक दूसरे नहज पर सोचना सिखाया था। और क्या कुर्बान कर सकती हो तुम अपना फैसला घटाने के लिए? रात सोने से कबल ये आखिरी बात थी जो आयशा ने इससे पूछी थी। इसने नींद में डूबी आंखें खोलकर सालिया निगाहों से आयशा को देखा। बोले कुछ नहीं, मैं बताऊं, तुम अपनी नींद कुर्बान करना सीख लो। वो कहकर लेट गई तो है ने बोझल उठती आंखें बंद कर ली। सुबह फजर की अजान के साथ ही बाहर इसका कंधा झोड़कर इसे उठा रही थी। और जो आयशा ने कहा आज से तुम भी हमारे साथ कुरान पढ़ने जाओगी। मैं इसने कसरबंदी से आंखें जरा खोली। मुझे नींद आ रही है। नहीं नहीं, अभी तो तुम्हें उठना पड़ेगा। ये टॉर्चर तुम भी सहो ना, मैं अकेले क्यों बर्दाश्त करूं? अब उठ जाओ। दुम कटी लोमड़ी दूसरे की दुम फंदे में फंसते देखकर बहुत खुश होती, उछलती कूदती तैयार हो रही थी। हया बदिक्कत तमाम कंबल उतार कर उठी। इसे और डीजी को सुबह वैसी की तो आदत थी, मगर इनकी सुबह फजर कजा होने के बाद होती थी और फिर भागम भाग कैंपस की तैयारी। इसने अपना लीमू के रंग का जर्द फ्रॉक पहना जो एक दफा जान के घर पहनकर गई थी और गिली बाल खुले छोड़कर सिंगार में इसके सामने आ खड़ी हुई। इसने परफ्यूम की चीज उठाई थी कि बाहर कप में जोर से चीखी। ये क्या कर रही हो? क्या? उसकी अचानक चिल्लाने पर डर कर बैठी। तुम वहां जाने से पहले परफ्यूम लगा रही हो? बाहर गई इतनी सी पूरी आंखें खोलकर उसने कहा। हाँ, क्या हुआ? आयशा गुल कहती है अच्छी लड़के बाहर जाने से पहले इतना परफ्यूम नहीं लगाती। तुम ये बॉडी स्प्रे लगा लो, मगर परफ्यूम नहीं, अल्लाह ताला नाराज होता है। वो बहुत खफगी से डांटती भैया के साथ आ खड़ी हुई और फिर एड़ियां उठाकर खुद को आईने में देखती स्कार्फ लपेटने लगी। हाँ ने एक हाथ में पकड़े परफ्यूम को देखा, फिर जरा खिफ्फत से रखकर बॉडी मिस्ट उठा लिया। हालिमा आंटी के लान में चांदनी बिछी थी। वो मरकजी जगह पर बैठी थी और सारे छोटे बड़े बच्चे इनके नींद दायरे की सूरत बैठे। वो तीनों जिस वक्त दाखिल हुई एक जगह से बच्चों ने फौरन जगह छोड़कर दायरा बड़ा कर दिया। हलीमा आंटी ने एकदम नम मुस्कुराहट उनकी तरफ उछालकर सर को जंबिश दी। वो तीनों साथ साथ बैठ गईं। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला के धुतकारी हुए शैतान से, अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और बार बार रहम करने वाला है। किरत करने वाला बच्चा सुनहरे बालों वाला तुर्क था जिसने सर पर जालीदार टोपी ले रखी थी। बाकी बच्चे खामोश थे। वो अपनी बारीक मधुर आवाज में पढ़ रहा था। आप ईमान लाने वाली औरतों से कहते हैं कि वो अपनी निगाहें झुका कर रखा करें, अपने काबिल सतर अज़ा की हिफाजत किया करें। वो जो जना ही रुकती इधर उधर देख रही थी, एकदम गड़बड़ा कर सीधी होकर बैठी। और वो अपनी जीनत जाहिर न करें सिवाय इसके कि जो खुद जाहिर हो जाए। कमजिन बच्चे की आवाज ने सारे माहौल को अपनी लपेट में लिए रखा था। हर सू एक सहर सा तारी था। हया ने भी अख्तियार सर पर दुपट्टे से कान ढके जिनमें इसने मोती वाली बालियां पहन रखी थी, वही मोती जो जहान के सीप से निकले थे। बाल में से एक एक मोती दोनों बालियों में पिरो दिया था। तीसरा मोती हया ने संभाल रखा था और इन्हें चाहिए कि अपनी ओढ़नी अपने गिरेबानों पर डाले रखा करें। किसी मामूल किसी कैफियत में इसने गर्दन झुकाकर देखा। इसका शेफून का दुपट्टा इसके सर पर था, लेकिन गर्दन इसने मफलर की तरह लपेट रखा था। कदरे खिफत से दुपट्टा खोलकर शानों पर ठीक से फैला कर लपेट लिया। इस वक्त सिवाय हुक्म मानने के इसे कोई चारा नजर नहीं आया। ये आयशे की बातें नहीं थी जिन पे उलझ कर उनको जहन से झटका जा सकता था। ये हुक्म बहुत ऊपर आसमानों से आया था, वहां से जहां इनकार नहीं सुना जाता था, जहां सिर्फ सर झुकाया जाता था। तो बच्चा अपना सबक खत्म कर चुका था। हलीमा आंटी ने बाहर को इशारा किया। वो अपना कुरान सामने किए और उस पढ़कर अपना सबक पढ़ने लगी।
اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی طرح ہے جس میں چراغ ہے، چراغ فانوس میں ہے، فانوس کو ایک چمکتا ہوا تارا ہے، وہ ایک بابر کا زیتون کے درخت سے روشن کیا جاتا ہے، نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی، قریب ہے کہ اس کا تیل روشن ہو جائے، اگر جیسے آگ بھی نہ چھوئی ہو، نور ہے اوپر نور کے۔ اللہ اپنے نور کی طرف راستہ دکھاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ لان میں ایک دم بہت سی روشنی اتر آئی تھی، جیسے چمکتا چاند پورے افق پہ چھا گیا ہو، جیسے سونے کے پتنگے ہر سو آہستہ آہستہ نیچے گر رہے ہوں، جیسے نیلا آسمان سنہری کندلوں سے جگمگا اٹھا ہو۔ وہ اس تلسم میں گری سحر زدہ سی ہوئی سنے جا رہی تھی، بہاریں پڑ رہی تھی، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے اعمال ایک چٹیل میدان میں سراب کی مانند ہے۔ پیاسا اس کو پانی سمجھتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ اس کے قریب آتا ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہ ہاں اللہ کو پاتا ہے، پھر اللہ اس کو پورا پورا حساب دیتا ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ نیلا آسمان اندھے کی مشعلوں سے روشن تھا، چاندی کی مشعلیں وہاں روشن نہیں تھی، مگر وہاں روشنی تھی، نور تھا اوپر نور کے، یا ان کی مثال سمندر کے گہرے اندھیروں کی مانند ہے۔ پھر اسے ایک لہر ڈھانپ لیتی ہے، اس کے اوپر ایک اور لہر، اس کے اوپر بادل، ان میں سے بعض کے اوپر بعض اندھیرے ہیں، اتنا اندھیرا کہ جب وہ شخص اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ پاتا، اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ بہاریں اپنا سبق ختم کر چکی تھی، دور مرمرہ کی لہریں کناروں پہ سر پٹک پٹک کر پلٹ رہی تھی۔ واپس اپنے اندھیروں میں کلاس کا وقت ختم ہوا تو سحر ٹوٹا، کندیلیں غائب ہو گئیں، صبح کی روشنی میں آسمان کے چراغ چھپ گئے۔ بچے اٹھ کر جانے لگے، حلیمہ آنٹی اب ان کی طرف آ رہی تھی، مگر وہ اپنی جگہ سن سی بیٹھی، کہیں بہت اندر گم تھی اپنی ذات کے اندھیروں میں۔ اندھیری لہر کے اوپر ایک اور لہر، اور اس کے اوپر غم کے بادل اتنا اندھیرا کہ مشکلوں کا سرا بجھائی نہ دیتا تھا، اور جس کا نہیں بنایا اللہ نے کوئی نور تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ وہ بالکل چپ سی اپنی جگہ پر اسی طرح بیٹھی تھی۔ ہوٹل گرینڈ ویو کو تاکہ ایک نسبتاً ویران ساحل کے قریب واقع تھا، جزیرے کے بازار کا رش اور سیاحوں کا شور و ہنگامے سے دور، وہ ایک بہت پرسکون سی جگہ تھی۔ ہوٹل کے بلند و بالا عمارت کی کھڑکیوں سے مرمرہ کا سمندر بالکل سامنے دکھائی دیتا تھا۔ وہ ادا کا سب سے بڑا سب سے مہنگا ہوٹل تھا، دیمت فردوس۔ پچھلے 3.5 سال سے ہوٹل کے مالک کی پرسنل سیکرٹری تھی، اس کا عہدہ 3.5 برس میں وہی رہا تھا، البتہ اس کا باس ایک دفعہ ضرور بدلا تھا جب وہ تازہ ازمیر ترکی کا ایک شہر ہے چھوڑ کر استنبول آئی تھی، اور کئی جگہ نوکری کے لیے دھکے کھانے کے بعد اسے استنبول سے دور اس جزیرے پہ یہ جاب ملی تھی۔ تب دیمت کا باس عبدالرحمان پاشا نہیں تھا، اس وقت وہ اس کے چھوٹے بھائی کی سیکرٹری تھی، مگر ان پچھلے 3 برسوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ اس نام سے صبح میں اپنے ڈیسک کی کرسی سنبھالتے پرس اتار کر میز پہ رکھتے ہوئے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ہوٹل گرینڈ اب بہت بدل گیا، اس کا پچھلا باس بہت خوش خلق اور سادہ لوس آدمی تھا، ایسا آدمی جس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی۔ وہ ہوٹل کا مالک ہونے کے باوجود اکثر نیچے ریسٹورینٹ کے کچن میں کام کرتا پایا جاتا تھا، اس کے عام سے الیوں کو دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص بھی ادا کے رئیسوں میں سے ہے۔ پھر وقت بدلتا گیا، دیمت عبدالرحمان پاشا کو پہلے کبھی کبھار اور پھر اکثر ہوٹل میں اپنے بھائی کے ساتھ آتے دیکھتی رہی، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ ہوٹل کا کنٹرول اور آفس عبدالرحمان کی دسترس میں چلا گیا۔ عبدالرحمان پاشا نے کیسے سب کچھ اپنے قابو میں کیا کوئی چھو بھی نہ کر سکا، اور اس کا بھائی کہاں چلا گیا وہ کبھی نہیں جان سکی تھی۔ وہ اس کی سیکرٹری ہو کر بھی اپنے اور اس کے درمیان موجود فاصلے کو نہیں پاٹ سکی تھی۔ اسے عبدالرحمان پاشا کے سوا چھوٹے موٹے دفتری کاموں کے علاوہ کچھ بھی کرنے کو نہیں دیا جاتا۔ کبھی کبھی دیمت کو شک گزرتا کہ اے آر پی نے اپنی کوئی اور سیکرٹری رکھی ہوگی جو اس کے معاملات سے باخبر ہوگی، ورنہ اس کے پاور آفس میں کیا ہوتا ہے وہ اس سے قطعاً بھی خبر تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ چند پچھلے ماہ میں اس نے محسوس کرنا شروع کیا تھا کہ ہوٹل گرینڈ میں کچھ اور بھی ہو رہا ہے، کچھ ایسا جو غلط تھا، کچھ ایسا جو ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے سے کبھی ہونے نہیں دینا چاہیے تھا، مگر کیا وہ سمجھنے سے قاصر تھی، اور کھوج لگانے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ اپنی دراز سے ایک فائل نکالتے ہوئے اس نے یوں ہی ایک سرسری سی نگاہ سامنے اس بند دروازے پر ڈالی، اس پر اے آر پی کی تختی لگی تھی، اور ٹھٹک کر رک گئی۔ دروازے کے نچلے در سے روشنی جھانک رہی تھی۔ کیا عبدالرحمان واپس آ گیا؟ کب؟ اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ خوشگوار حالت میں گئی، جلدی اپنی چیزوں کو ترتیب دینے لگی۔ دنیا چاہے جو بھی کہے، وہ عبدالرحمان پاشا کی سب سے بڑی پرستار تھی۔ اس نے زندگی میں کبھی اتنا سحر انگیز اور شاندار آدمی نہیں دیکھا تھا۔ بات ہینڈسم ہونے یا نہ ہونے کی نہیں تھی، بات اس وقار اور مقناطیسیت کی تھی جو اس آدمی کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اسی لمحے انٹر کام کی گھنٹی بجی، اس نے جلدی سے فون اٹھایا۔ یس سر، دیمت بینگ
ब्रेन में है कॉफी। अपने भारी और रोब अंदाज में कहकर इसने फोन रख दिया। वो अपना सारा काम छोड़कर नहायत मुस्तैदी से कॉफी तैयार करने लगी। इसका बॉस 3 माह बाद इंडिया से लौटा था। वो बहुत खुश थी। कॉफी की ट्रे उठाई उसने, जोर से जरा दरवाजा बजाकर खोला, हल्के से। अब्दुल्ला नाम का बादशाह नहायत शानदार और पुरतश अंदाज में रास्ता किया गया था। अपनी शीशी की चमकती सताली में इसके पीछे रिवॉल्विंग चेयर पे टेक लगाकर बैठा। वो खिड़की से बाहर पुरसोच निगाहों से देखती। सिगरेट लोगों में दबाया था, हल्की हल्की बड़ी शेप। वो पहले से ज्यादा बाबा का लग रहा था। दुनिया को अच्छा लग गया। बुरा दीमत को इस जैसा कोई नहीं लगता था। इसने काफी इस पे रखी, अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम बैक। वो मुस्कुराकर अपने बॉस का खुशामदीद कह रही थी। थैंक्स। अब्दुल ने एक सरसरी निगाह पर डाली। फिर आगे होते हुए सिगरेट उंगलियों में पकड़कर एस्ट्रे में जगह बाहर आके बहुत से टुकड़ों पर एक और टुकड़ा आन गिरा। पाशा के मुतालिक एक बात वो जानती थी। वो इतनी बेताश स्मोकिंग शदीद परेशानी में तफक्कर के आलम में करता था। सर आप कुछ और लेंगे? वो मुअद्दब खड़ी पूछ रही थी। मेरे कोट पे दाग लग गया, इसे साफ कर लाओ। इसने मेज की दूसरी जानिब रखी कुर्सी के कंधों पे डाले कोट की जानिब इशारा किया। खुद वो टाई की नाव ढीली की, शर्ट के कफ खोले बैठा था। इसका लिबास भी इसकी शख्सियत की तरह होता था, नफीस और शानदार। जी सर। दीमत ने एहतियात से कोट ड्रायर बाहर निकल की। तकरीबन 15 मिनट बाद जब वो स्याही का डब्बा साफ करके लाई तो पाशा का ऑफिस सिगरेटों के धुएं से भरा था। इसका ऑफिस धुएं से भर चुका था, मगर कॉफी चूकी दूर रखी थी। अलबत्ता एस्ट्रे में राख के टुकड़े भर चुके थे। सर सब ठीक तो है ना? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? इसने सिर्फ पेशा वराना तकल्लुफ नहीं बल्कि दिली तफक्कुर के साथ के बाइस पूछा था। इसे मालूम था कि जब आबा से वो नो थैंक्स के वापस जाने को कहेगा। वो अपने मामला किसी से शेयर नहीं करता था। बैठो। इसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। इसके हाथ में 2 सोने की कीमती अंगूठियां थी जो वो हमेशा पहने रखता था। दीमत हैरत छुपाती बैठ गई। दीमत वो सिगरेट की कश लेती, खिड़की के बाहर ठाटे मारते समंदर को देखते हुए बोला तो इसका लहजा बेलचक और सर था। किसी गैर मुल्की को तुर्की वापस भेजना हो तो क्या किया जाए? इतनी सी बात। सर कोई गैर मुल्की अगर तुर्की में रह रहा है तो यकीनन किसी वजह से रह रहा होता है। जिस चीज की कोशिश तुर्की में नजर आ रही है इस चीज को खत्म कर देना चाहिए। और अगर वो कोशिश किसी इंसान की हो, मसलन हस्बैंड की, तो तब इस कोशिश को खत्म करना चाहिए। और वो कैसे? अब्दुल्ला ने जरा मुस्कुराकर उसे महसूस अंदाज में देखा। सर कोई औरत अपने शौहर को सिर्फ तब छोड़ती जब उसे ये लगता है इसके शौहर ने इसे धोखा दिया है। शदीद बदगुमान हुए बगैर औरत अपने शौहर को कभी नहीं छोड़ती। तुम्हारा मतलब है कि कोई औरत को इसके शौहर के खिलाफ है? इसने नागवारी से सर जरा सा झटका। वो क्यों किसी की बात पे यकीन करेगी? जी सर, वो किसी दूसरे की बात पे यकीन नहीं करेगी। वो सिर्फ अपने शौहर की बात पे यकीन करेगी। और कोई शौहर अपने धोखे या अपनी बदअमालियों की दास्तान अपने मुंह से अपनी बीवी को क्यों सुनाएगा? मैंने ये तो नहीं कहा कि वे सब अपनी बीवी को कहे। अब के दीमत जरा मायने के अंदाज में मुस्कुराई थी। वो ये सब किसी और से कहेगा और अगर टाइमिंग सही रखी जाए तो इसकी बीवी इसके इल्म में लाए बगैर इसकी बातें सुन लेगी। मासूम सा इत्तेफाक। बात खत्म करके दीमत ने जरा से शान हिचकाया। अब्दुल की आंखों में एक चमक दर आई। इसने सिगरेट का टुकड़ा एस्ट्रे में फेंका और जरा आगे होकर बैठा। मगर दीमत कोई आदमी किसी दूसरे के भी सामने अपने किसी बदअमल का जिक्र क्यों करेगा? मैंने कहा ना सर, टाइमिंग सही रखी जाए तो सब ठीक रहेगा। वो आदमी अपने बदअमल की दास्तान नहीं सुनाएगा। वो अमल कोई भी हो सकता है। बास काम ऐसे हो सकते हैं जो किसी को हीरो बना देते हैं, लेकिन अगर सैया को सबक के बगैर पेश की जाए तो वो हीरो को विलन बना देते हैं। अब्दुल पाशा की मुस्कुराहट गहरी होती चली गई। इसके चेहरे पर छाई फिक्र गायब हो रही थी। दीमत, जो काम मैं पिछले 5 महीनों में नहीं कर सका वो तुमने 5 मिनट में कर दिखाया। थैंक यू सो मच। वाकईतन इसका बहुत ममनून था। दीमत का दिल खुशी से भर गया। वो बहुत मुसरत से उठी थी गो के अंदर से। वो जानती थी कि अब्दुल किसी बीवी को इसके शौहर से बदजन करने की कोशिश कर रहा है। वो ये भी जानती थी कि ये गलत काम था, मगर अब्दुल का तशक्कुर हर शय पे छाने लगा। तुम्हारा शौहर कैसा है? अभी तक फ्रंट पे है? जी सर। कुर्सी से उठते हुए इसने मासूम अंदाज में बताया। एक हादसे के बाद इसका शौहर कुछ अर्से से वेंटिलेटर पे था और ये पूरा होटल ग्रैंड जानता था। एडवांस सैलरी चाहिए हो तो बता देना। थैंक यू सर। वो पूरे दिल से मुस्कुराई। अब्दुल्ला ने से लालच दिया था। ये इसके मशवरे का नाम था। वो बहुत फरहत से वापस जाने के लिए मुड़ी थी। तुम्हारा हेयर स्टाइल अच्छा है दीमत। अब्दुल्ला ने इसकी अकब से पुकारा था। इसके कदम से इंजर हो गए। वो बहुत उलझन से वापस पलटी। अब्दुल अब एक फाइल उठाकर इसके वरकरदानी कर रहा था। वो बताया इसकी तरफ मुतवज्जह न था, मगर इसने ये बात क्यों कही? पिछले 3 वर्षों में तो इसे कभी दीमत के बैलों का ख्याल नहीं आया था, ना ही वो औरतों से शौहर रखने वाला बंदा था। फिर इसने क्यों कहा थैंक यू? वो जरा असबाब से बोली। वैसे तुम्हारा पिछला हेयर स्टाइल भी अच्छा था। पिछला? इसने बहुत रच कर अपने बॉस को देखा। वही क्या कह रहा था?
देवबंद ने तो पिछले 3 वर्षों में सिवाय इस कटिंग की दूसरी कोई कटिंग नहीं कराई थी। हाँ, जो अम्पाली के साहिल पे तुम घुंघराले सुर्ख वाले रखती थी वो अच्छी लगती थी। वो फाइल की तरफ मुतवज्जो बहुत सरसरी अंदाज में कह रहा था। दीमक के कदमों के नीचे से जमीन सिरक गई, वो पत्थर का बोध बनी रह गई। एकदम कमरे में घुटन बढ़ गई थी, सांस नहीं आता। वो बदिक्कत तमाम बाहर निकली, अपनी कुर्सी पे डस गई। नातालिया का साहिल, सुर्ख घुंघराले बाल, सुर्ख बाल। 6 साल पहले इसने एक एक्स रेट मैगजीन के लिए मॉडलिंग की थी। वो बदनामी जमाना मैगजीन सिर्फ अंतालिया में छपता था और वहां से बाहर नहीं जाया करता था, मगर तभी से पैसे चाहिए थे और वो नशे में थी। बाद में शर्मिंदा थी। इसने वो शहर, वो जगह, वो सब कुछ छोड़ दिया था। इसके खानदान, इसके दोस्तों, कभी किसी को इस मैगजीन की चंद कॉपीज का इल्म तक नहीं हुआ था। वो मैगजीन तो शायद अब रद्दी कटोरी बनकर इस दुनिया से ही गायब हो, तो फिर अब्दुल पाशा को कैसे पता चला? वो सर दोनों हाथों में गिरा बैठी थी। इसकी बेलचक आवाज की धमकी वो समझती थी। अगर इसने गुफ्तगू किसी के सामने दोहराई तो मैगजीन मंजर आम पे आ जाएगा और इसका घर, बच्चे, जिंदगी सब तबाह हो जाएगा। इसने चेहरा उठाकर बेबस मुतनफ्फर निगाहों से एआरपी के ऑफिस के बंद दरवाजे को देखा। ब्लैकमेलर। इसकी आंखों में बेख्तियार आंसू उमड़ आए। इसे आज इल्म हुआ था कि अब्दुल पाशा ने कैसे हर शय को अपने काबू में किया था। बंद दरवाजे के इस पार वो खिड़की के सामने खड़ा था। इसके हाथ में इसका कीमती मोबाइल था जिसमें वो कोई नंबर ढूंढ रहा था। एक नंबर पर आकर इसका हाथ थम गया। वो नंबर इसने अंग्रेजी में ब्रदर डीरस के नाम से महफूज कर रखा था। अब इस नंबर पर रब्ता करने का वक्त आ गया था। अगर हर चीज वैसे होती जाए जैसे वो सोच रहा था तो इसने मुस्कुराकर इस नंबर को देखा, फिर के नाम पैगाम लिखने लगा। मैं इंडिया से वापस बेवकूदा आ चुका हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? पैगाम देने के पूरे 1.5 मिनट बाद ही इसी नंबर से जवाब आया था, जहन्नम में जाओ तो मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो पैगाम पढ़ते हुए महफूज से अंदाज में हंस पड़ा, फिर मुस्कुरा के सर झटकते जवाब पैगाम लिखने लगा। मैं जहन्नम में बाद में जाऊंगा, पहले तुमसे तो मिल लूं। तुम होटल ग्रैंड आओगे या मैं इस्तकलाल स्ट्रीट में बर्गर किंग पे आ जाऊं? सेंड का बटन दबाते वक्त वो जानता था कि इसका ब्रदर डीरेस्ट का जवाब इन दोनों जगहों में से कोई होगा। वो इंतजार नहीं करेगा। इसने आज तक अब्दुल रहमान को ना नहीं की थी। वो इसे ना कभी नहीं कर सकता था।